1996 में आई फिल्म छोटे सरकार की फिल्म के एक गीत के बोल को लेकर गोविंदा और शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी मामले को लेकर आज पाकुड़ कोर्ट ने गोविंदा और शिल्पा शेट्टी समेत कई सेलिब्रिटीज की संपत्ति कुर्की के आदेश दिए हैं। पाकुड़ की अदालत ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, अभिनेता गोविंदा समेत 7 कलाकारों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है। फिल्म छोटे सरकार के एक गीत के बोल को लेकर भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर अधिवक्ता मुरली मोहन तिवारी ने वर्ष 1997 कलाकारों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है। फिल्म छोटे सरकार के एक गीत के बोल को लेकर भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर अधिवक्ता मुरली मोहन तिवारी ने वर्ष 1997 में मुकदमा दर्ज किया था। सीजेएम की अदालत आज अभिनेता गोविंदा, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, गायिका अलका याग्निक, उदित नारायण, फिल्म निर्देशक विमल कुमार, आनंद मिलिंद, रानी मलिक के खिलाफ फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के निष्पादन के लिए मुंबई पुलिस को 30 दिनों का समय दिया है। आज गोविंदा, शिल्पा शेट्टी समेत 7 फिल्मी हस्तियों का न्यायालय में हाजिर होने का दिन तय किया गया था, लेकिन वे लोग न्यायालय का अवहेलना करते हुए आज भी हाजिर नहीं हुए। न्यायालय ने कड़ा रूप अपनाते हुए उन 7 अभियुक्तों के विरुद्ध विरासती का आदेश पारित किए हैं। इस मामले को लेकर 5 मई 2001 को कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और गोविंदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाला था। दोनों इस गैर जमानती वारंट के खिलाफ रांची हाई कोर्ट गए थे, लेकिन रांची हाई कोर्ट ने भी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। नोटबंदी के मसले को लेकर के शुक्रवार को भी संसद में सत्र हंगामेदार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने लोकसभा में शर्म करो के नारे लगाए, जबकि बीजेपी के गुलाम नबी आजाद के बयान पर माफी मांगो के नारे बुलंद किए गए। आज वही लोग काला धन से सबसे अधिक प्रभावित है, इसीलिए शायद उनकी चीख पुकार निकल रही है, क्योंकि काला धन जिनके पास है वो आज सबसे। थैंक यू। अचानक कांग्रेस को क्या हुआ हमको पूरा समझ में नहीं आ रहे। एकदम यू टर्न लेके अभी कह रहे प्रधानमंत्री आवे, नहीं तो जेपीसी बने। पहले बहस करो ना, बहस करके अंत में आपका मांग क्या है डिमांड कर सकते, मगर इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए प्रयास हो रहा है, ऐसा हमारा अनुमान है। विपक्ष की मांग जायज, एक तो सरकार की समझ में नहीं आ रहा। एक दिन एक फैसला लेते हैं लोग, जब तक उसको समझते हैं उसको बदल देते हैं। इतने यू टर्न जो सरकार ने लिए, 2000, 4000, 4 का 4.5 किया, फिर 2 का। लोकसभा की कार्यवाही 21 नवंबर तक स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को 4 बजे स्थगित हुई। कांग्रेस समेत लगभग पूरा विपक्ष सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 दिन के भीतर नोटबंदी के फैसले को वापस लेने की मांग की है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस दर्ज कराया है, जिसमें 2 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। काले धन को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने काला धन रखने वालों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का भी नाम था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने काले धन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर चंद्रा पर बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें 2 गवाहों के बयान दर्ज करा दिए गए। संक्षिप्त में बताएंगे कि उन्होंने क्या ठोस बात बोली। उन्होंने ये ठोस बात बोली कि ये इन्होंने जानते बूझते ये कहा, क्योंकि जो सुभाष चंद्रा जी हैं वो डीमोनेटाइजेशन के पक्षधर हैं, और ये सबको पता है, सर्वविदित बात है ये कि केजरीवाल जी इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्योंकि इसका जो समर्थन किया सुभाष जी ने, तो उन्होंने उनकी इमेज को खराब करने के लिए ये डेफामेटरी लैंग्वेज उनके खिलाफ यूज की और उन पर आक्षेप लगाए, जिसकी वजह से सुभाष चंद्रा जी का ये कॉज ऑफ एक्शन हुआ कि वो क्रिमिनल डेफामेशन की कंप्लेंट फाइल की करें। कोर्ट को ये दिखाया गया कि उन्होंने ये ऐसे 16 बार काम कर रखा है, तो उन्होंने कई लोगों के खिलाफ इस तरह की डेफामेटरी स्टेटमेंट पहले भी दी है। इसीलिए कोर्ट ने उसमें इमीडिएटली प्री समनिंग एविडेंस कराई और नेक्स्ट सुनवाई की हमारी आर्ग्यूमेंट के लिए डेट 9 दिसंबर की दी है। गवाही में यह भी कहा गया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कई और मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल अगली तारीख 9 दिसंबर की तय की गई।
पुराने नोट 500 और 1000 को लेकर सरकार रोक लगा सकती है। 24 नवंबर को सरकार इसकी समीक्षा करेगी, जिसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार को नोट बदलने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग बैंकों में दूसरे के नोट बदलने के लिए लाइनों में खड़े होकर बदल रहे हैं, जिसके बाद सरकार ये कड़ा फैसला ले सकती है। सरकार सिर्फ 500 और 1000 के नोटों को सिर्फ जमा कराने की सुविधा देगी। सरकार ने शुरुआत में 4000 रुपए तक एक्सचेंज करने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ गड़बड़ियों की वजह से इसे 2000 कर दिया गया। नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले ने आम लोगों की ईमानदारी की परीक्षा ली। आम लोग तो पास हो गए, लेकिन नेताओं ने इसका तमाशा बनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन लोगों ने इस ओछी राजनीति को नकार दिया। नोटबंदी को देश के लोगों ने एक संकल्प के तौर पर लिया। नोट बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि देश के विरोधी दल के नेता नहीं बदल रहे हैं। राजनीति में भी उसका दखल है, व्यापार में दखल है, बेनामी प्रॉपर्टी में दखल है और नासूर बन गया है। बगैर होमवर्क के और बगैर किसी बड़ी तैयारी के हबड़ तबड़ और जल्दबाजी में उठाया गया कदम। क्या आम आदमी नेताजी के इस बयान पर यकीन करेगा? नोटबंदी इतनी असरदार है जिसका जवाब नहीं, लेकिन नेताजी के मन में सवाल ही सवाल है। आपने मुख से बोल दिया, वो क्रियान्वित हो गया, जिसके चलते परेशानी हो रही है। तो जन जागरूकता का सवाल कहाँ पैदा होता है? भाजपा तो भाषाई जागरूकता का पर्याय बन गई है। आज विपक्ष का चरित्र मैं दूसरा देख रहा हूँ। ये देश किसको कमजोर कर रहा है? काले धन। तो क्या ये माना जाए कि नेता केवल विरोध करने के लिए विरोध करेंगे, केवल ओछी बयानबाजी से अपने राजनीतिक हित साधते रहेंगे? पीएम मोदी की 50 दिनों में देश बदलने की मुहिम रंग ला रही है। जी पुरवैया ने 10 दिनों में आए बदलाव का शहर शहर जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं 10 दिनों में आए बदलाव की तस्वीर। मोदी की मुहिम में साथ है पूर्णिया। पूर्णिया में काले धन के खिलाफ चलाए जा रहे सर्जिकल स्ट्राइक का लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन से लोग खफा हैं क्योंकि उनकी सहूलियतों का ध्यान नहीं रखा गया। ये लिया गया है तो ये हमारे देश हित में है, हम लोग को समर्थन करना चाहिए। और इस साहसी कदम के साथ हम सब एक बार फिर से भारतवासी बिहार के हैं और हम बिहारियों का एक नाज है। पटना में 10 दिन में बदले हालात। बैंक कर्मी दिन रात लगे हैं व्यवस्था की बेहतरी में, लोगों को कैश मुहैया कराने में, लेकिन पटना में भी स्थानीय प्रशासन की तरफ से तैयारी नहीं है। बिल्कुल है, सबका जनता का काम है यहाँ पे, है ना। और सारे राजनीतिक दल को एक साथ आना चाहिए यहाँ पे, है ना, और मिलकर सबको सहयोग करना चाहिए, है ना। केजरीवाल जी को भी आना चाहिए जो अभी धरना पे बैठे हुए हैं। ये धरना पे भी नहीं बैठना, अभी सब कुछ में सपोर्ट मोदी जी का करना चाहिए। अभी वो धरना पे बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे। सीवान में मोदी की मुहिम का समर्थन। नेपाल की सीमा से सटे सीवान में नकली नोट की आवक अक्सर होती रहती है। यहाँ के लोग भी पीएम के फैसले से खुश हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नाखुश। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। बगहा में भी नोटबंदी का समर्थन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नाराजगी। बगहा के लोगों ने भी नोटबंदी में साथ नहीं देने के लिए जनप्रतिनिधियों से नाराजगी जाहिर की है। तो हर एक दल के नेताओं की भी जरूरत है, उसमें हाथ बटाएं और बैंक कर्मचारी भी अपनी तेजी करें। जो पब्लिक परेशान होकर लाइन में लगे रह रहे हैं, 2 दिन 3 दिन रह रहा है, उसमें तेजी करके सारे पब्लिकों को उससे छुटकारा दिया जाए। आज 10वां दिन है, बड़ा नोट बंद हुए, क्या मानते हैं, क्या कुछ असर पड़ा है? असर पड़ा है, थोड़ी सा असर सबको झेलना पड़ेगा, उसमें हमारी भी भागीदारी है उसमें की। पूरा देश काले धन के खिलाफ पीएम मोदी के साथ खड़ा है। 10 दिनों के बयार से लग रहा है कि 50 दिन के बाद देश की तस्वीर जरूर बदल जाएगी। बैंक लॉकर्स को लेकर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल सरकार की बैंक लॉकर्स को सील करने और ज्वेलरी को जब्त करने की कोई योजना नहीं है। बाजार में अफवाह है कि नोट बंद करने के बाद सरकार बैंक लॉकर्स को जब्त करने और उनमें जमा ज्वेलरी को जब्त कर सकती है। इन्हीं अफवाहों पर विराम लगाने के लिए वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन अफवाहों में सच्चाई नहीं है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि 2000 रुपए के नोट से इंक बहने की अफवाह भी गलत है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 2000 के नोट में सेफ्टी फीचर हैं, जिसमें नोट को नए कपड़े से रगड़ने पर टर्बो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, जिसके तहत नोट की स्याही कपड़े से चिपक जाती है। नोटबंदी के बाद पटना नगर निगम माला माल हो रहा है, क्योंकि नगर निगम टैक्स के रूप में 500 और 1000 रुपए के नोट ले रहा है। टोल टैक्स जमा कराने के लिए जागरूकता फैलाकर और सख्ती करके थक गए नगर निगम को नोटबंदी ने अचानक बड़ा फायदा दे दिया। 500 और 1000 रुपए के नोटों से टैक्स अदा करने की जैसे ही छूट मिली, लोगों ने बड़े बड़े नोट खपाने शुरू कर दिए। पटना नगर निगम में पहले हर दिन औसत 3 से 4 लाख रुपए होल्डिंग टैक्स के रूप में जमा होते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद अब रोजाना औसत 40 लाख रुपए जमा हो रहे हैं। पटना नगर निगम के चारों अंचलों के 8 सुविधा केंद्रों पर लोग लगातार टैक्स जमा कर रहे हैं। नोटबंदी शुरू हुआ है, उसके मुताबिक सरकार की विभिन्न संस्थाओं में पुरानी नोट लेने का आदेश राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की तरफ से है। तो निश्चित रूप से हम लोग 12 तारीख से पुराने नोट के लिए जो टैक्स कलेक्शन सेंटर है या जो भी हमारे टैक्स कलेक्टर टैक्स वसूलते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों ने टैक्स वसूला है। 6 दिनों के अंदर में हम लोगों को लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। नोटबंदी के बाद से नगर निगम का करोड़ों का फायदा हुआ है। इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि इन पैसों से आने वाले समय में पटना का विकास होगा। वैशाली जिला के रहने वाले राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अपने चेले चपाटियों के साथ खेत में कुछ इस कदर कुदाल चलाते देखे गए मानो खेती नहीं मॉडलिंग कर रहे हों। वो इन दिनों न केवल सीएम नीतीश कुमार के निश्चय यात्रा के विरोध में खड़े दिख रहे हैं, बल्कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी मुहिम का भी विरोध करने में लगे हैं। केले के पेड़ के आसपास इस तरह से कुदाल चलाना क्या किसी अनाड़ी किसान का काम है? लेकिन राजद के रघुवंश सिंह कहते हैं वो इसी तरह कुदाल और खुरपी चलाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री के नोटबंदी का विरोध करना है। उन्हें दुख है कि किसानों और मजदूरों को नोटबंदी के बाद परेशानी हो रही है, लेकिन सवाल है कि पुरुष ब्रांडेड जूते चप्पल पहनकर और महिलाएं सज संवर कर बिहार में कब से खेती करने लगी हैं। अब नोटबंदी होने से मजदूर के मजदूरी या मजदूर के मजदूरी मिलने के बाद भी उसको भोजन साजन कपड़ा लत्ता मिलना दुर्लभ हो गया। बाजार में 500 नोट नहीं चल रहा है, बेचारा भटकता मजदूरी बंद कर दिया। अब कामें नहीं कर रहने वाला है तो हमारी खेती खराब हो रही है। तब मैं स्वयं कोदारी और खुरपी और हसुआ लेकर के मैं खेती करने को मजबूर हुआ हूँ। रघुवंश प्रसाद को न सिर्फ मोदी की मुहिम बल्कि नीतीश का निश्चय यात्रा भी नौटंकी लगता है। ऐसे में सवाल है कि सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं या अपनी टीआरपी बना रहे हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी आज सीएनटी एसपीटी मामले को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस हंगामे के बीच 3010 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट तो पेश हुआ, लेकिन जो बिल सदन में आया ही नहीं, उसे लेकर उठे हंगामे ने कई सवाल खड़े कर दिए। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन के दूसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। लिहाजा सत्र शुरू होने से पहले और सदन के अंदर हंगामे कर रहे विपक्ष के रवैये पर अब सरकार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि जब सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन बिल आया ही नहीं तो विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है, लेकिन पूरा विपक्ष सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के मसले पर कुछ बात करने को तैयार नहीं। और हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि जब भी संशोधन किया जाए, संशोधन के पूर्व पहले उसका जनमत संग्रह करने के पश्चात ही उसका बहस हो, बहस होने पर ही संशोधन किया जा सकता है। कह सकता है कि अब तक जितने भी अनुपूरक आए हैं तो सबसे कम का ये अनुपूरक बजट है। शुद्ध भार 608 करोड़ रुपया ही पड़ रहा है राज्य की सरकार पर, और जरूरत इसलिए पड़ गई कि भारत सरकार ने अपना फंडिंग पैटर्न बदल दिया है और कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता है। जिस लड़की से शादी होनी ही नहीं है तो उसके शक्ल सूरत देखने से क्या फायदा, उसके घर उसके गांव जाने की क्या फायदा।
इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। करना चाहती है सरकार, उसके पास बहुमत है, बहुमत का वो दुरुपयोग करना चाहती है सरकार। हम तो कह रहे हैं कि भाई बिल लाने के पहले आप तो बहस कर लो। शीत सत्र में हंगामे की राजनीति ऐसे ही गर्म होती रहेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष का मकसद महज हंगामा करना है या फिर ऐसे विषय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी ने शराबियों के टेस्ट बदल दिए हैं। अब वो रसगुल्ले से काम चला रहे हैं। पिछले 7 महीने में 16% का रसगुल्ले की बिक्री में इजाफा हुआ है। शराबियों ने टेस्ट बदल दिया है, रसगुल्ला खाना शुरू कर दिया है। बिहार का काया पलट हो गया है। लेकिन सीएम साहब का ये बयान टेस्ट की मांग करता है, क्योंकि शराबी मुंह का टेस्ट बदलने के लिए रसगुल्ले के लिए जीभ क्यों लपलपाएगा। शराब की जगह रसगुल्ले के लिए लार क्यों टपकेगी। और तो और शराब नशे को सनसनी देने वाली चीज है, और फिर रसगुल्ला सस्ता भी नहीं हुआ है, दूध पहले से ही महंगा है। सीएम नीतीश कुमार का दावा तो यहाँ तक है कि शराबबंदी से रसगुल्ले की बिक्री बढ़ गई है। आंकड़े भी जुटा लिए गए हैं। 16.2% रसगुल्ले और काला जामुन की बिक्री बढ़ गई है। रसगुल्ला की बिक्री 16.5% बढ़ गई, 16.25 पहले जितना रसगुल्ला की खपत थी उससे शराबबंदी लागू होने के बाद रसगुल्ला की खपत बढ़ गई। दारू पीना छोड़े, रसगुल्ला खपत। इतना तो सब ठीक है, लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं हुई। नीतीश कुमार ने शराबियों पर रसगुल्ला क्यों फेंका है? या शराबियों का टेस्ट नहीं, बल्कि नीतीश के राजनीति का स्वाद बदला है। बिहार में पिछले 3 सालों में अफीम की खेती का रकबा लगातार बढ़ा है। अफीम की खेती नक्सली करते हैं क्योंकि ये उनकी कमाई का मुख्य साधन है। आशंका ये है कि नोटबंदी के बाद इस अफीम की खेती में बढ़ोतरी हो जाएगी। बिहार में अफीम की खेती का रकबा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 साल में अफीम की खेती का रकबा 13 एकड़ से बढ़कर 472 एकड़ हो गया। 2013-14 में बिहार में 13 एकड़ में अफीम की खेती का पता चला था, लेकिन इस साल अब तक 472 एकड़ रकबा में अफीम की खेती का पता चला है। 2014-15 में एनसीबी और बिहार पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 62 करोड़ रुपए मूल्य की फसल को नष्ट किया था। बिहार में ये अफीम की खेती कोई और नहीं बल्कि नक्सली करते हैं। नक्सलियों की कमाई का बड़ा जरिया होता है अफीम। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ बिहार में ही नक्सली करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य के अफीम का उत्पादन करते हैं। हालांकि एनसीबी के डायरेक्टर का कहना है कि नक्सलियों को उनके नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नक्सली अफीम की खेती से जो कमाई होती है उससे हथियार और दूसरे संसाधन खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल अपने संगठन के विस्तार के लिए करते हैं। नक्सलियों की कमाई के इस माध्यम पर रोक लगाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। जाहिर सी बात है, कम मेहनत और कम लागत में अफीम की खेती से अच्छी कमाई होती है और नक्सली इस अफीम से अच्छी कमाई कर रहे हैं। है देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो सुरक्षा कर्मी लगातार नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं उसमें कितनी सफलता मिलती है। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी भी की। शुक्रवार को छात्र समागम ने पटना विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही कॉलेज प्रशासन और कुलपति के विरोध में नारे भी लगाए। गौरतलब है कि छात्र पिछले कई महीनों से अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। छात्रों की मांग है कि आर्ट कॉलेज के प्रमोटी छात्रों की परीक्षा जल्द कराई जाए। साथ ही छात्र पटना आर्ट कॉलेज के प्राचार्य को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर आज छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय में कामकाज को बाधित किया। छात्रों ने एडमिशन काउंटर, नामांकन काउंटर सहित सभी काउंटर बंद करा दिए। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज होगा। 3 महीने से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बार बार हम लड़ रहे हैं। हमें बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, बार बार आश्वासन दे के हमारा काम रोक दिया जा रहा है। हमारे काम में कोई वृद्धि नहीं है। इसलिए इस बार हम लोग 9 तारीख से ही हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग अभी 3 दिन से अपने कॉलेज में सारे ऑफिस में तालाबंदी किए हुए हैं और
ताकि सरकार पर हम एक अपना प्रेशर बना सकें। अधिकारियों से बातचीत हुई है और जैसा कि सभी जानते हैं कि सरकार जो होती है वो बहरी भी होती है, गूंगी भी होती है और सोई हुई भी होती है। छात्र पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांगों को दरकिनार कर रहा है, जिसके कारण छात्रों में काफी आक्रोश है। जिनकी शहादत पर पूरे देश को नाज होता है, उन्हीं शहीद के स्मारक को लेकर प्रशासन के रुख पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लातेहार सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के शहीद जवान वीरेंद्र शर्मा के स्मारक की स्थिति को देखकर प्रशासन के कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। लातेहार स्टेशन पर सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के शहीद वीरेंद्र की याद में स्मारक बनाया गया था, उनकी प्रतिमा लगाई गई थी, लेकिन इसका विरोध यहीं के प्रकाश महालक ने जिला प्रशासन से किया था, जिसकी सूचना के बाद लातेहार एसडीओ वरुण रंजन और एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह ने जांच की है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन स्थल बदलने की बात कर रही है, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। लोगों ने स्थल का निरीक्षण कर लिया है और यहाँ पे जो भी हर तरफ के लोगों का जो भी बात है उनको हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। लोगों को और भी हम लोग से जिन्होंने कुछ लोगों ने अपनी बात यहाँ पे रखी है, कुछ लोग हम लोग से दफ्तर में मिलकर भी अपनी बात रख सकते हैं और इसको देख करके जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, जो लातेहार की जनता के लिए हितकारी होगा और सबसे बढ़िया होगा, हम लोग उस सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे और वो निर्णय लेंगे। जगह बदलने को लेकर मंशा क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन इस मसले पर सही निर्णय ले। बिहार के लखीसराय से शिक्षा जगत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसमें सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षित करने वाले ऐसे शिक्षक की योग्यता ही सवालों को घेरे में है। चयन के वक्त ऐसे शिक्षकों के पास अंकों का ग्राफ तो बहुत ऊंचा होता है, पर धरातल पर ये गुरुजी फ्लॉप साबित होते हैं। लखीसराय जिले के सोजगढ़ा प्रखंड के अलीनगर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय का यह भवन है। जब आप इस स्कूल के अंदर जाएंगे और यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलेंगे तो आपको ये जानकर अचरज होगा कि ये इस स्कूल के टीचर भी हैं। आगे की बात शायद हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं, फिर भी जरा गौर फरमाइए। ये महिला इस स्कूल की प्राचार्य हैं, जिन्हें बड़े आसान सवालों के जवाब भी पता नहीं। सिर्फ इंग्लिश और जीके ही नहीं, मैडम जी को तो हिंदी भी कमजोर है। तभी तो लखनऊ जैसे आसान शहर के नाम भी इन्हें लिखना नहीं आता और ये लिखते लिखते लड़खड़ा जाती हैं, लेकिन मुस्कुरा ऐसे रही हैं जैसे बड़ी जानकार हो। मगरमच्छ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मगरमच्छ को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरा? स्कूल के प्राचार्य है, मगरमच्छ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जानते हैं? कल तक शिक्षा के प्रकाश से पूरे विश्व को चकाचौंध कर देने वाला अपना गौरवशाली बिहार ऐसे गुरु जी के बल पर कब तक विश्व गुरु कहलाएंगे? जरूरत है शिक्षा व्यवस्था के हर पहलू पर गहन चिंतन और मंथन करने की। बिहार के बाढ़ में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती तस्वीर सामने आई है। यहाँ कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में 95 छात्राएं रहकर पढ़ाई तो करती हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षिका यहाँ बहाल है। बेहद गंदगी के आलम में चलने वाले इस विद्यालय में 95 बच्चियों को रहने के लिए महज 2 कमरे हैं। उसी में शिक्षिका का कार्यालय भी है। बैठकर पढ़ाने के लिए विद्यालय में फर्नीचर तक की व्यवस्था नहीं है। हालांकि 2008 में ही नए भवन के लिए सरकार ने 41 लाख रुपए तो विद्यालय के लिए मुहैया कराए तो जरूर, पर आज भी भवन अधूरा ही पड़ा है। मजे की बात है कि अब तक आधा दर्जन प्रधानाध्यापक भवन निर्माण के दौरान सस्पेंड हो चुके हैं, पर भवन नहीं पूरा हो सका। साफ सफाई की कमी बीमारी का खतरा भी बढ़ा रही है। ये क्लास बहुत बदबू मारता है और ये क्लास गंदगी भी है।
यस सर, और ऊपर में डायरेक्ट करके वो भी बहुत प्रॉब्लम आता है, जमीन पे बैठना पड़ता है, प्रॉब्लम। कपड़े भी गंदे होते हैं। यस सर। छात्राएं यहाँ बदहाली के बीच भविष्य संवारने की कोशिश कर रही हैं, तो आला अधिकारियों को इन हालातों से कोई लेना देना ही नहीं। साहेबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र के प्राणपुर गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक बंगाली महिला ने तियारपुर गांव के रहने वाले एक युवक सैफुद्दीन शेख पर पिस्टल के बल पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। साहेबगंज की एक महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। महिला के आरोप की माने तो इंदिरा आवास बनवाने के नाम पर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। ये मामला राधानगर थाना इलाके का है। आरोपों के मुताबिक सैफुद्दीन शेख ने इंदिरा आवास बनवाने के नाम पर महिला को घर बुलाया। आरोपी सैफुद्दीन ने महिला को अपने साथ आधार कार्ड भी लेकर आने के लिए कहा ताकि उसका काम कराया जा सके, और फिर जब महिला आरोपी के घर पहुंची तो पिस्टल के दम पर उसके साथ आरोपी ने बलात्कार किया। पीड़ित महिला का पति गांव में नहीं रहता है। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला हिंदी में बात भी नहीं कर पाती। पीड़ित महिला ने अपने साथ बीती घटना को अपने परिवार वालों को बताया, जिसके बाद परिवार वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर आरोपी सैफुद्दीन को पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस मामले में आरोपी सैफुद्दीन ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। पीड़ित महिला के परिवार के लोगों ने मामला पुलिस में दर्ज करा दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने रेप का आरोप दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। अब पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अधिकांश हेयर ऑयल्स में मिनरल